बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत क्यों कंफ्यूज है, क्यों परेशान है, ये कहानी खुलकर सामने आ गई है। बड़ी खबर ये है कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर पे दर पे अटैक करके उन पर इल्ज़ाम लगाकर जलसों में उनकी बेतुकरी करके उनको बिलाखिर दबाव का शिकार कर लिया है। और ये तासुर आम होता जा रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के अटैक से घबरा कर हुकूमत को इलेक्शन कराने के मशवरे दे रही है। और अपोजिशन इसीलिए खुश थी कि उन्हें ये इल्म हो गया था कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए इलेक्शन की तारीख के लिए हुकूमत से राब्ते कर रही है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को इलेक्शन कराने का पैगाम क्यों दिया और इस पैगाम के बाद हुकूमत घबराई, और इस पैगाम के निकात क्या थे, क्या चाह रहे थे, क्या इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को वापस लाना चाहती है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इलेक्शन करा लिए जाएँ, यानी जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, खान साहब उन पर अटैक या उनके ऊपर हमले बंद करें तो उस इदारे को थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाएगी। तो ये आज की सबसे बड़ी ख़बर है। इसको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हुई हैं। शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की हैं अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से। 1-to-1 मुलाकातों में उन्होंने बहुत सी अहम बातें अपने इत्तेहादी रहनुमाओं के, इत्तेहादी सरबराहान के सामने रख दी हैं। उनका क्या नतीजा निकला है और अब क्या होने जा रहा है, और कहने वाले ही कहते हैं, बल्कि ये बाखबर ज़राए कहते हैं कि अब जल्दी मुलाकात होने वाली है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कुछ अहम चीज़ें सामने रखी जाएंगी और उनमें ये भी मामला शामिल है कि इलेक्शन कराए जाएं या फिर मुश्किल फ़ैसले किए जाएं, और मुश्किल फ़ैसलों की जो सियासी कीमत है वो कौन अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून अदा करेगी या उनकी इत्तेहादी जमातें अदा करेंगी। तो इत्तेहादी जमातें क्या कह रही हैं और हुकूमत क्या कह रही है, और उसके बाद ये इसका जो आउटकम है वो क्या निकलने वाला है, इस पर बात करेंगे। अब आम खबर ये कि खान साहब के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं और पूरे शहर में रौला पड़ा हुआ है कि खान साहब के मोबाइल फ़ोन किसने चोरी किए, उसमें कोई अहम डेटा था। खान साहब ने जब से ये इंकशाफ किया या दावा किया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर मुबैना अटैक या अपने मुबैना कत्ल किए जाने की साजिश के बारे में और उसके किरदारों के बारे में उस वीडियो में ज़िक्र किया है, और वीडियो उन्होंने किसी अहम जगह पर महफूज कर दी है। उसके मकामात बज़ाहिर लोगों को पता चल गया, लेकिन वीडियो का सुराग लगाने के लिए लगता यूँ है, यानी ये इल्ज़ाम मोबाइल फ़ोन की चोरी का जो सामने आया उससे पता चलता है कि अपोजिशन ये बताना चाहती है कि खान साहब के मोबाइल फ़ोन उन्होंने चोरी किए हैं जिनको उस वीडियो की तलाश में है, या जिन्हें इस बात का खौफ है कि उस वीडियो के अंदर कहीं उनके नाम तो नहीं है। तो ये इमरान सीरीज़ की अगली किस्त है कि मेरे मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए या फिर वीडियो की तलाश। खान साहब ने सवाबी जलसा किया। पिछले कुछ जलसों में अगर आप 1-2 जलसे देखें तो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो अटैक का सिलसिला जारी रखा हुआ था वो थोड़ा हाथ खोला है, लेकिन पिछले जलसे में जो उन्होंने जहर की बात की उसके बाद बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए कि वो ऐसा जहर जिसके बारे में वो जानते हैं कि उसको देने से हार्ट अटैक हो सकता है, क्या ये बात उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए की। और हर जलसे में उनका कोई ना कोई अटैक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होता है और वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में एक अहम स्कैंडल का इंकशाफ किया। उनके अलावा उससे पहले पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से एक स्टोरी सामने आई कि उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे हुकूमत में 10 अरब 31 करोड़ की कमाई की, और उन्होंने महंगी ज़मीन तौसा शरीफ में ख़रीदी। जब वो वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उनके असासे चंद करोड़ थे, और अब जब वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से फ़ारिग होकर अपने आबाई वतन या अपने आबाई इलाके तशरीफ़ ले जा चुके हैं, उनके असासे अरबों में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये असासे उतने नहीं हैं जितने असासे अब भी खान साहब की अहलिया की सहेली फ़राह खान उर्फ गोगी के बताए जाते हैं। फ़राह खान पे तो तकरीबन 700 अरब रुपए के असासे बनाने का इल्ज़ाम है, और उनका खुरा भी PM हाउस की तरफ जाता है जो उस वक्त का PM हाउस था। और अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब एंटी करप्शन में जा रही है, और ये कहते हैं कि इसका खुरा भी उधर ही जाता है जिधर फ़राह खान उर्फ गोगी का खुरा जाता था।
और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं। उनकी वज़ीर ख़ारजा अमेरिकन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात है। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन से वो मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान और अमेरिका के जॉइंट सिक्योरिटी सेशन जो इससे पहले DGISI जनरल नदीम अंजम पिछले कुछ चंद रोज़ से वो अमेरिका में थे और उन्होंने अमेरिकन हुकाम के साथ मिलकर सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर बातचीत की और अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुँचे हैं। उनका ये दौरा इन हालात में हो रहा है जब पाकिस्तान को IMF से एक पैकेज दरकार है और इसके अलावा अमेरिका के साथ पाकिस्तान अपने जो पुराने ताल्लुकात हैं जिसमें अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद की, उस हवाले से भी इसको देखा और समझा जा रहा है। लेकिन ये मुश्किल इसलिए है कि इन दिनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अगर अमेरिका पाकिस्तान की इन हालात में मदद करता है तो फिर उनका ये इल्ज़ाम सच साबित हो सकता है कि अमेरिका ने खान साहब को निकाल के दोबारा पाकिस्तान को माफ़ी देकर उसकी इमदाद शुरू कर दी है। तो क्या अमेरिका इन हालात में या पाकिस्तान इन हालात में इस मामले को, चूँकि हालात भी ऐसे हैं कि पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है और यानी कोई चॉइस ही नहीं है, इसमें अगर अमेरिका मदद करता है तो फिर खान साहब का मौक़िफ़ तो किसी हद तक उसको तक़वीयत मिलेगी कि अमेरिका ने ये कहा था कि उनको निकाल देंगे तो हम आपको माफ़ी दे देंगे, वरना पाकिस्तान को संगीन नताइज का भुगतने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने एक फ़र्ज़ी सा जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, उस फ़र्ज़ी नैरेटिव को तक़वीयत मिल सकती है और उस साजिश को के बयानिए को भी तक़वीयत मिल सकती है कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है और अमेरिका ने खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए ख़ुद पर बैशिंग करने का मौका दिया है और अब वो मौजूदा हुकूमत की मदद करके खान साहब को और ज़्यादा ब्लड प्रोवाइड करेगा, खून उनकी रगों में आ जाएगा और वो दोबारा ये नहीं कहेंगे देखा मैंने कहा था कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ है और इसलिए वो जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मदद कर रहा है। तो दोनों तरफ से जान फंसी हुई है, अब उसको किस तरह हैंडल करती है हुकूमत, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। तो लॉट ऑफ स्टोरीज़, इसमें कुछ स्टोरीज़ मैं इस वीलॉग में करूँगा, कुछ मैं अगले वीलॉग में एक स्पेशल वीलॉग के तौर पर पेश करूँगा। उसमें वो रिसर्च बेस्ड एक वीलॉग आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हुकूमत के हवाले से जो बातें फैल रही हैं और जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि हुकूमत मुश्किल फ़ैसले नहीं करना चाहती। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ा रही और वो आवाम पर बोझ डालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत इस काम के लिए, यानी जब हुकूमत आई थी खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था तो उनके सामने सवाए इस बात की कोई चैलेंज नहीं था कि वो अगले साल 1.5 साल में इक़्तिदार में रहकर सख्त फ़ैसले करेंगे और मुल्क की मुआशरत को जो कि वेंटिलेटर पर है और खान साहब जो 3.5 साल हुकूमत करके गए उसका डाउनफॉल नज़र आ रहा है कि मुआशरत उनके निकलते ही बैठी हुई नज़र आ रही है और हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं जो लोगों ने सोच रखे थे। तो अब जिन्होंने उसको ठीक करने का तहैया कर रखा था वो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातें, लेकिन उनके सर पर पड़ गए औले। खान साहब ने कर दिया अटैक और खान साहब ने अटैक हुकूमत को नहीं किया बल्कि खान साहब ने सीधा अटैक किया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर अटैक से घबरा कर हुकूमत को ये पैगाम दिया कि आप इलेक्शन कराएं, मुश्किल फ़ैसले करें, बजट पेश करें और सितंबर अक्टूबर में नई हुकूमत ले आए ताकि ये मामला निपट जाए, वरना खान सड़कों पर रहेगा और खान रोज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई ना कोई बात करता रहेगा। और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी ये है कि वो इस वक्त सियासत के अंदर दाखिल होकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और हुकूमत भी खुद को इस काबिल नहीं समझती कि वो सियासी क़ुव्वतों, यानी खान साहब ने फाड़ लो या खान साहब ने जेल छुपा दो या खान साहब के लोगों को पकड़ लें। इस वक्त हुकूमत भी इस मूड में नज़र नहीं आती क्योंकि हुकूमत डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, यानी डेमोक्रेट जमहूरी रवायात को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उनके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है उसका जवाब तो तब फंसते हैं और अगर ना दे तो फंसते हैं। तो उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वो हुकूमत को ये तजवीज़ दे दें कि जनाब आप जल्द से जल्द इलेक्शन करा लें और बजट पेश करें और इलेक्शन की डेट दे दें और इस तरह की 2-3 काम जो करने वाले वो करें। इसके बाद हुकूमत होगी कन्फ्यूज़, यानी जिन लोगों ने सोचा कि हम 1.5 साल बैठ के इसको इन द लॉन्ग रन चीज़ों को ठीक करेंगे और सख्त फ़ैसले भी अगर लेने हैं तो उनके लिए कोई राह निकाली जाएगी। वो हुकूमत अचानक घबराई और वो लंदन पहुंच गई और लंदन बैठ के उन्होंने
बंद कमरों में 2-3 दिन इस सारी सूरत हाल को किया रीड आउट, और अब उसमें से जो आउटकम निकला उसको लेकर शहबाज शरीफ आए पाकिस्तान और उन्होंने मुलाकातें की। पीर के रोज़ उनकी मुलाकात हुई एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से, मौलाना फजल आसिफ अली जरदारी से। ये वन ऑन वन मुलाकातें थी। तीनों इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उन्होंने जो मुलाकातें की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि या तो हम सख्त फैसले करें और उन सख्त फैसलों की फिर एक सियासी कीमत भी अदा करना पड़ेगी, और फिर हमारे पास वक्त नहीं है कि फ़ौरन हम बजट पेश करने के बाद इलेक्शन में भी जाते हैं। तो ये सारा मलबा जो सख्त फैसलों का है वो इलेक्शन में फॉल आउट की सूरत में नज़र आएगा और ये आपका पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है। इसको कैसे बेयर करना है? मैंने तो पहले कहा था कि जनाब चोराना न ले उन्हें, लेकिन इसमें दो राय पाई जाती है, यानी दो थ्योरी पाई जाती है। एक ये कि एस्टेब्लिशमेंट ये तो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि जिनको हमने नालायक करार दी पिछले 4 साल में अपनी कारकर्दगी से अवाम को मायूस कर रहे हैं, वो फ़ौरन इक़्तिदार में आ जाए। तो ख़ास सबको इक़्तिदार में लाने वाली बात जो है उसके ऊपर दो राय पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको वापस नहीं लाना चाहती अगर वो उनके साथ मिले हुए नहीं है। लेकिन वो ये बात जो है यानी 50% हिस्सा इसका ये कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव कबूल कर चुकी है, यानी खान साहब की हिकमत अमली कामयाब हो गई है। और खान साहब ने जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान के ऊपर सीधा सीधा जो अटैक किया, जनरल बाजवा को उन्होंने अटैक किया है, किसी और को अटैक किया, वो उनकी स्ट्रेटजी किसी हद तक कामयाब हो रही है। और उसी स्ट्रेटजी के तहत वो जो गेट नंबर 4 पे लोग बैठे रहते थे ना, उनके राब्ते अगर खान साहब कहते हैं जी मेरे इस्टेब्लिशमेंट के नंबर बंद किए हैं, और मरीम ये कहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के नंबर बंद किए, तो सिर्फ उनके नंबर बंद है ना, बाकी लोग तो उनसे रब्ते कर रहे हैं। परवेज़ खटक इस मामले में और शेर रशीद थोड़े कम, लेकिन परवेज़ खटक के बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों से रब्ते में है, और ये इलेक्शन वाली तजवीज़ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दी कि जी छोड़ें, आप इस लड़ाई में ना पड़ें, उनसे कहें इलेक्शन कराएं, तो हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तजवीज़ उसी तरह की तजवीज़ है जिस तरह की तजवीज़ इससे पहले वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और DDIC को दी थी कि हमारी अपोजिशन से सुलह करा दें, 2-3 तजावीज़ के ऊपर के अदम एतमाद ना लेकर आएँ, इलेक्शन करा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो उस पर अपोजिशन नहीं मानी थी उस वक्त की अपोजिशन। तो इसी तरह की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को डालकर उनसे सहूलतकारी कराई गई है। और इस्टेब्लिशमेंट अब ये ज़राए कहते हैं, यानी ये वो खबरें होती है जो अब लोगों के ज़रिए या जो वेल प्लेस सोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए बाहर आती है। अब इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत ने ये सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो इसीलिए ये अफवाहें फैल रही है कि हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है, क्योंकि दो चॉइसेस हुकूमत के पास, सख्त फैसले कर ले या इलेक्शन करा ले। तो मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से तो सवालिया निशान खड़ा हो गया कि मुश्किल फ़ैसले करके उनकी सियासी कीमत उस सूरत में ही पे की जाएगी अगर हुकूमत के पास जो बाकी मानदा पीरियड है यानी 1.5 साल का वो मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी ये इतला है कि उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, इसके बावजूद कि इलेक्शन मेम्बरान पूरे नहीं हैं। और ये कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन होनी है, नई हल्का बंदियाँ होनी है और वोटर लिस्टें बननी है और बहुत कुछ होना है। लेकिन अब चूँकि कहने वाले कहते हैं कि इशारा हो गया उनको भी जी कि इलेक्शन की तैयारियाँ करो, हुकूमत से कहा आप इलेक्शन कराएं और अपोजिशन से कहा कि तुसी भी इलेक्शन तैयारियाँ करो। तो 20 से पहले यानी खान साहब ने डेट देनी है ना 20 मई को कि जी मैंने कब इस्लामाबाद आना है, तो उसके आसपास खान साहब जो है उनको कि कोई ज़रूर नहीं जान दी इस्लामाबाद, अब तो काम हो गया है। तो डॉक्टर तारिक कादरी वाला साहब के इनकलाब आधा आ गया है और आधा बाकी है, तो आधा इनकलाब तो उनको दे दिया कि आपकी डिमांड पूरी कर दी गई कि इलेक्शन में आप जा रहे हैं। ये अलग बात है कि खान साहब उस इलेक्शन के नतायज को मानेंगे या नहीं। इस वक्त उनको लगता है कि इलेक्शन हो जाए तो वो बड़े पॉपुलर हैं और वो जीत भी जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादियों के मामला कुछ और है। एक इत्तेहादी तो बैठे हैं सिंध में, उनके पास हुकूमत है, वो है पीपल पार्टी। उनका कोई फेडरल गवर्नमेंट में बड़ा स्टेक है नहीं इस वक्त। जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक या बोझ उठा के चल रही है वो चल रही है मुस्लिम लीग नून। अगर वो सख्त फैसले करेंगे, मुश्किल फैसले करेंगे और अपनी जो उनकी पिछले 3-4 साल में साख बनी है या पॉपुलरिटी ग्राफ ऊपर हुआ है जो अब भी है, उसको वो लूज़ कर देंगे। क्योंकि जैसे ही महंगाई की लहर आएगी तो वो जो खामोश वोट होता है, जो जिसका टिल्ट जो है वो फैसला करता है कि कौन सी जमात जीतेगी,
वो खामोश वोटर वो फिर किसी और तरफ चला जाएगा जो इस वक्त पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। बहुत सा वोट जो सियासी नहीं होता, यानी वो खुलकर किसी सियासी जमात के साथ नहीं जाता, लेकिन वोटर तो होता है, और ये जमातों के वोट बैंक से कहीं ज़्यादा होता है खामोश वोट। वो खामोश वोट जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। वो कहेगा जी यही काम पिछली गवर्नमेंट कर रही थी और यही इस गवर्नमेंट ने आके किया है। जो आपका डाई हार्ड वोट होता है वो अपनी पोजीशन कम चेंज करता है, उसका स्विंग होना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन जो खामोश वोट है उसकी स्विंग मैटर करती है। तो खदशा इस बात का है कि वो फिर कहेगा जी कि ये तो बर्बाद कर गया आके। असल मसला तो हाँ सबकी बैड गवर्नेंस, महंगाई, और ये जो स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं, रुपया डिवैल्यू हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है और महंगाई हो रही है, यानी और महंगाई को रोका नहीं जा रहा। एक दिन एक चीज़ 10 रुपये की होती है, अगले दिन 20 की होती है। वो 10 से 20 कैसे हो जाती है इस दौरान, यानी उसके ना उसकी लागत में इजाफा हुआ ना कुछ चीज़। तो ऐसे ही चीज़ों को, यानी अब तो हर दुकानदार वो ये कोशिश कर रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोए, क्योंकि इंतशार है, अनारकी, ये इंतशार कह लें या गैर यकीनी की कैफियत है, या माहौल ऐसा है कि लोगों को किसी बात पे बिलीव नहीं है और कोई इतराज़ भी नहीं कर पा रहा कि महंगाई तो वाकई है। तो कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, सब्ज़ी 80 रुपये की है, वो 100 की हो जाती है, वो 200 की हो जाती है, टमाटर 150 का हो जाता है, और फिर लीमू 1000 का हो जाता है। तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हुकूमत के भी पाँव नहीं जमे और ये सारा फॉलो पिछली गवर्नमेंट का है। तो ये जो लूट बाजारी हो रही है, ये हो रही है उस कन्फ्यूजन की वजह से जो कि ट्राइका हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से फैल गई है। और इसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट है जो कि यानी न इधर दे ना उधर दे, और हुकूमत जो कि इस एतमाद के साथ आई थी कि उनको काम करने का मौका मिलेगा, वो अब एस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ को आउटराइट रिजेक्ट करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। अगर एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इलेक्शन करा दो, तो वो अगर इनकार करते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई है, और अगर उनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का वज़न दोबारा उसी पलड़े में जा सकता है जिस पलड़े में खान साहब थे। खान साहब तो बड़े बीबी थे, खान साहब तो एस्टेब्लिशमेंट को इनकार ही नहीं करते किसी बात से। उनके साथ लड़ाई तो उनकी बैड गवर्नेंस और कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था, जिसमें खान साहब ने वो 2 बातें हैं वो खुद बोल चुके हैं, ये 2 बड़ी बातें जिनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई। एक उस्मान बुज़दार को पंजाब में रखना, और दूसरा वो जो DGI की तकर्री वाला मामला था। जबकि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है और ना हमने इस मामले में यानी हुकूमत को गिराने में कोई किरदार अदा किया। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को गिराना होता तो फिर ये सारे इत्तेहादी अपोजिशन के साथ होते, चौधरी परवेज़ इलाही तो ना बचते। चौधरी परवेज़ इलाही जो आज कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मामला ठीक करा सकते हैं, तो उनको तो एस्टेब्लिशमेंट में नहीं कहा कि आप इमरान खान के साथ रहें या आप उधर चले जाएँ। वो तो पेशावर ग्रुप के कहने में आए और खान साहब के साथ रहे, और उन्हें पता है एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें नहीं कहा। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ख़राब है, क्योंकि ना इनकार हुआ ना इकरार हुआ। तो वो सहूलतकार के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी बात ठीक करा देता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने जो करना था कर लिया, अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उस तरह की बातें नहीं हो रही, अब कुछ और बातें हो रही है। लेकिन ख़ास अब वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो पाव रखे, बिल्कुल अगर हम बैकआउट कर गए तो एस्टेब्लिशमेंट भी रिलैक्स हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने फिर वो जहर वाली बात भी कर दी। वो भी बड़ी लंबी कहानी है कि जहर जो दिया, उस जहर से, जिस जहर से इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है, ये एक पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी मैं अलग से करूँगा, लेकिन अभी तो खास साहब की और बड़ी, अभी तो मौजूदा सिचुएशन के ऊपर यानी जो आज की बड़ी खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से फरमाइश की कि आप सख्त फैसले करें, बजट पेश करें और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करा दें ताकि ये कट्टी कट्टा निकल जाए, रौला मुक जाए। उसके बाद वो हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेके ये अब फैसला उन्होंने करना है कि क्या हम ऐसा ही करें। अगर हमने इलेक्शन में ही जाना है फौरी तौर पे, यानी अगर वो सितंबर अक्टूबर का मतलब ये है कि अगर हुकूमत जुलाई में या जून में इलेक्शन कॉल करती है तो फिर 3 महीने होने चाहिए। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने लग जाएंगे और अक्टूबर में गवर्नमेंट आ सकती है। या अगर जुलाई से थोड़ा पीछे आ जाए जून में, तो जून बाय द एंड ऑफ जून इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो उससे पहले हुकूमत को भी घर जाना है, यानी मई और जून तो फिर तो रह गए 2-3 हफ्ते
हुकूमत के इस मामले में कि वो अपना हाथ खड़ा कर ले और उठा ले। तो अब ये सारी सिचुएशन आ गई है हुकूमत की टेबल पे, मुस्लिम लीग नून की टेबल पे। अब वो तजर्बाकार सियासी जमात है, कच्ची गोलियाँ खेले नहीं हुए, फंस तो वो गए हैं जिस तरीके से भी फंसे हैं, क्योंकि उनके इत्तेहादी से मुलाकात करते हैं तो इत्तेहादी कहते हैं, एमकेएम कहती है जनाब आपने तो हमसे वादा किया था कि हम नई हल्का बंदियाँ कराएंगे, नई वोटर लिस्ट बनेगी और नया जो इलेक्शन होगा वो नई वोटर लिस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कराची में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें तो हमारे साथ धोखा हुआ था। तो मरदमशुमारी करानी है अभी आपने, फिर आपने नई हल्का बंदियाँ करनी है, फिर आपने नई वोटर लिस्ट बनानी है, ये तो हमारा मुतालबा था। तो इस मुतालबे में तो फिर अब हम आपने वादा किया हुआ है, बेशक आप तो फिर सख्त फैसले ले ले, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें अगर आपको बढ़ानी है तो, फिर हुकूमत चलती रहेगी 2-4-6 महीने में, ये तो हमारे काम तो करें ना। फिर आप इलेक्शन जब सितंबर में करा लें, जून में करा लें, जुलाई में करा लें, तो उनको इलेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने मुतालबा सामने रख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी वो जो पीपल पार्टी का मुतालबा है, जो पीपल पार्टी कह रही है इंतखाबी इस्लाहात कर लें, तो वो करा ले। पीपल पार्टी एमकेएम कहती है वो तो हफ्ते में हो जाएंगी, और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात में पीपल पार्टी भी ये कहती है कि जी वो इंतखाबी इस्लाहात हमारा मुतालबा है और रिफॉर्म्स कर लें, तो हम तैयार हैं। अगर आप समझते हैं कि नए इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए 2-4 महीने लेने चाहिए, क्योंकि मामला खाली इसका नहीं है, आपको नया रिफॉर्म भी करनी है। अच्छा, ईवीएम का कोई मसला नहीं, क्योंकि ईवीएम में तो यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर तो अभी ईवीएम उस पर तो अभी खुद जो पिछली गवर्नमेंट है वो तैयारी करके नहीं गई, वो भी सिर्फ हवाइयाँ छोड़ रही थी, तो वो तो कोई मसला नहीं है। तो इलेक्शन तो होंगे मैनुअल जैसे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तो शामिल नहीं होगी। तो मसला ओवरसीज़ वोटिंग का है, उसके लिए कानून साजी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों की सुना दी हैं। अब वो कहते हैं जी कि फिर सवाल ये कि हुकूमत अगर ये समझती है कि इलेक्शन में जाना है तो फिर वो आवाम को नाखुश करने का जुम्मा अपने ऊपर क्यों लें। यानी वो पेट्रोल कीमत में 35 रुपये का बम मारें, डीजल में 50-100 रुपये का बम मारें और फिर आवाम गालियाँ देते फिरें, और फिर आप बजट भी लेके आए, फिर बजट में 5600 का आपको खसारा है, बजट खसारा है बहुत है। तो सारे फैसले फिर निगरान हुकूमत में छोड़ें। फिर निगरान हुकूमत किसने बनानी है, मौजूदा हुकूमत बनाएगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी? हुकूमत बनाएगी तो सियासी लोगों को लेगी, और वो बनाएंगे तो टेक्निकल क्रेडिट्स को लेंगे। और अगर मौजूदा हुकूमत बनाती है निगरान हुकूमत, तो इसका वो नहीं मानेंगे, खासा नहीं मानेंगे, अपोजिशन नहीं मानेगी। अब अपोजिशन ये दावा कर रही है कि निगरान हुकूमत फाइनल हो चुकी है, वो नाम भी दे रहे हैं कि फ़लाँ नाम है जनाब, वो लोग इलेक्शन कराएंगे, और ये नामों की लिस्ट वो इस्टेब्लिशमेंट को फॉरवर्ड कर चुके हैं और वो मौजूदा हुकूमत को कर चुके होंगे। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखा जा सकता है, उसका भी इजलास बुलाया गया है कि सारी सिचुएशन उसमें रखी जाए कि देखिए अगर सख्त फैसले करने हैं तो फिर इन जमातों को मौका मिलना चाहिए कि वो इन सख्त फैसलों के आउटकम को रिकवर करें और 1-1.5 साल लगाएं और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चले। ग्रेजुअली जो चीज़ें बढ़ेंगी उनको रिड्यूस करना, उनको कंट्रोल करना, बजट डेफिसिट को दूर करना, सख्त फैसले करना, रुपए की जो गिरावट है उसको पकड़ना, स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो बड़ी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए हुकूमत को बड़े काम करने पड़ेंगे। और सबसे अहम ये कि फिर IMF से आप लोन को रिस्टोर कराना है, उसको लेना, जब वो हो जाएगा तो फिर बाकी के मुल्कों से भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए यू नीड टाइम। तो अब फैसला चला गया है, यानी अब आमने सामने एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, खुल गई बात। अब वो जो कहते थे हम न्यूट्रल हैं, तो वो न्यूट्रल इस हद तक तो है कि वो किसी के ऊपर फोर्स नहीं करे किसी के ऊपर, लेकिन जो उनकी सजेशन है, हमदर्दाना मशवरा तो दे सकते हैं ना, दबाव नहीं, मशवरा दे सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं। भाजी जान छुड़ाओ साड़ी है कि इमरान खान रोज़ जो गाना कटता है, तो एज ए गुड फेथ तो हुकूमत सोच सकती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शायद वो बेचैन है कि जी इमरान खान की ज़ुबान बंद कराई जाए या उसको रोका जाए, और एक छोटा सा मुतालबा इलेक्शन कराने का करा दें। इलेक्शन छोटा सा, उन्हें कड़ा आना है, लोग भूले तो नहीं जो कुछ करके गया इमरान खान। वो जो जल्द से कह रहा है फोटोशॉप के ज़रिए दिखा रहे हैं या जो भी है, वही क्राउड कहीं और ले जाते हैं, लाहौर से लोग चले जाते हैं फैसलाबाद, लाहौर से लोग चले जाते हैं सियालकोट वाले चले जाते हैं फैसलाबाद चले सियालकोट। KPK उनका होम टाउन है, KPK में सरकार बैठी है,
और KPK की सरकार के जो वज़ीर आला है वो तो कहते हैं जी मैं तो अफ़गानिस्तान चला जाऊँगा। महमूद खान साहब, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर, जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके कायदे मोहतरम, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पर तो एटम बम मार देना चाहिए। और वज़ीर आला KPK ने फरमा दिया कि मैं तो अफ़गानिस्तान चला जाऊँगा, मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता अगर यही हुकूमत रहनी है तो जिन लोगों की सोच ये हो, मैं नहीं मानता कि फ़ौज कभी दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहेगी। वक्ती तौर पर वो चाहते हैं कि उनका जो कहते हैं ना, उनका जो जोम है, उनका जो वहम है वो निकाल दिया जाए। बड़ा वहम है खास साहब कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं जीत जाऊँगा इलेक्शन, तो कहते हैं वहम तो कर दो ना था। नज़र आ रहा है आप पंजाब में पॉपुलर है मुस्लिम लीग नून, और सिंध में पीपल पार्टी किसी को हिलने नहीं देगी। और KPK में मौलाना फजलुर रहमान बल्दियाती इलेक्शन में बता चुके हैं कि वो 50% वोट के ऊपर राइट रखते हैं, तो और भी सियासी जमातें हैं। तो खान साहब इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो 40, 50, 60 सीटें ले सकते हैं। इलेक्शन जीतना या 2/3 अक्सरियत लेना, ये तो ख्वाब ख्याल में भी सोचना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सिचुएशन ये है कि जो मैंने कहा था 48 घंटे रह गए हैं, उनमें से समझ लें कि वो खेल अभी भी जारी है। वो दोबारा 24 घंटे में फैसला हो जाएगा या 48 घंटे और 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसी वीक में ये चीज़ें तय हो जानी है कि ये हुकूमत रहेगी। अगर रहेगी तो फिर ये 1.5 साल रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो फिर ये हुकूमत सख्त फैसले नहीं करेगी। बजट भी शायद ये पेश ना कर सके, बजट भी आपको निगरान हुकूमत से पेश कराना पड़े, फिर वो की बजट होगा। कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो आपकी हम रद्द भी नहीं कर रहे, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, और आपकी मान भी नहीं रहे। हम नहीं सख्त फैसले करने वाले कि जी आपकी फरमाइश पूरी करें, फैसले सख्त करें। हम आवाम से जूतियाँ खाएँ हम, और आवाम के जनाब इमरान खान ने तो रुपया 115 से वो ले गया था 179 तक, तो आप ले गए 200 तक। ये सिर्फ 11 रुपये डिवैल्यू अभी 194 का चल रहा है, यानी सिर्फ 5 रुपये गिरा है रुपया ये पिछले 1 महीने में। और खान साहब गिरा के गए हैं 70-80 रुपये। तो 70-80 रुपये लोग भूल के 5 रुपये के ऊपर पड़ गए, क्योंकि जो ज़ख़म ताज़ा होता है तकलीफ़ उसकी होती है। जो ज़ख़म आपका चोट लगने से भर जाता है ना, उसकी याद रह जाती है, उसकी तकलीफ़ नहीं होती। तो इसलिए जो खास सब कर गए हैं वो हमें याद है, उसकी तकलीफ़ नहीं हो रही। तकलीफ़ आज के दौर की हो रही है, लोगों को आज के मसाइल सामने है। तो जो ताज़ा ज़ख़म होगा वो फिर ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो ये काम हुकूमत नहीं करना चाहती। वो कहते हैं हम आवाम के साथ खड़े हो जाते हैं, हम नहीं सख्त फैसले करते, हम आवाम को ज़ख़म नहीं देते। बता देंगे जनाब सब कुछ इमरान खान का किया जा रहा है, वो तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको ज़ख़म देंगे तो फिर उनके ज़ख़्मों का इलाज भी करेंगे, मरहम भी देंगे, और मेक श्योर करेंगे दोबारा ज़ख़म ना लगे। तो ये है सारी कहानी जो खुल के सामने आ गई है। अब आज खान साहब के 2 फ़ोन चोरी हो गया, बड़ी इस पे शोर बचा हुआ मीडिया के अंदर। और खान साहब का जी टेलीफोन में क्या था, क्या कोई पैगाम थे, हम कोई मैसेजेस थे, कोई उनकी साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई उनको जहाँ से लाइन आती है वो जो लोग उन्हें जलसों में रोज़ बताते हैं आज आपने ये करना है वो करना है, वो था, या वो वीडियो थी जिसके बारे में वो दावा कर चुके हैं कि मुझे मारने की साजिश की गई और उसकी मेरे पास वीडियो है, और वो मैंने सब के नाम बता दिए हैं। तो या वो है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। और अगर है या नहीं है, अगर वो कहानी बेबुनियाद या बकवास है, तो उसको सच साबित करने के लिए देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं यहाँ आपको एक और नुक्ता बताता हूँ। खास सब जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उसको साबित करने की कोशिश भी करते हैं, चाहे वो इल्ज़ाम गलत हो या ना हो, तो वो पूरा उसका बंदोबस्त करके रखते हैं। अगर उन्होंने ख़त की बात की अमरीकी की, तो एक कागज़ उन्होंने निकाला ना कि ये मरासला है, फिर उन्हें पता था ये कहीं पेश करना पड़ेगा, कहीं बताना पड़ेगा, तो वो तैयार तो करवाया गया ना कहीं बैठ के, चाहे वो दफ्तर खारजा में ही कराया गया, कहीं और कराया गया, तो वो कहीं ना कहीं तैयार तो हुआ ना, तो कागज़ तो वो लिए फिर रहे हैं। इसी तरह जब उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो है, तो अब वीडियो को पक्का करने के लिए जी कि वो वीडियो कहीं ना कहीं मौजूद है, अब उन्होंने कहा मेरे फ़ोन ही चोरी हो गए और लोग वीडियो को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनाई है। अब वीडियो वाला भी ब्लफ है, वो ब्लफ मार रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। अब वीडियो बनाने का मतलब है कि मैंने नाम ले लिए हैं, ये भी फ़ौज पे अटैक था, नाम तो सबके पता वो किसके लेते हैं। और फिर वो कह रहे हैं जी मुझे ऐसे जहर का पता है, वो भी उनके ऊपर अटैक है, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो सारे जो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, रोंदी यारा नू ले ना परावा दे, तो वो भी वही कर रहे हैं। वो बातें किसी और की सुनाते हैं, लेकिन उनका टारगेट सीधा सीधा सिंगल मैन सिंगल हैंडली जनरल बाजवा है। और जनरल बाजवा को उन्होंने अटैक करते हैं तो फिर पूरी फ़ौज हिलती है। जनरल बाजवा का दिल बड़ा होगा, उनका ज़र्फ बड़ा होगा,
उनके पास पुराने ताल्लुकात का कोई लिहाज होगा, या वो उस नज़रिए के ऊपर कायम है कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और जो सियासी ताकतें हैं वो अपने जलसों में इसी तरह की नारेबाजी करती हैं। ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो बाकी की फ़ौज है, जो उनको अपना चीफ़ मानती है और फ़ौज के अंदर अपने चीफ़ की बहुत इज़्ज़त होती है और वो पाबंद होती है, पाकिस्तान का जो वाहिद इदारा जो इस मच डिसिप्लिन्ड और एक लड़ी में परोया हुआ, वो फ़ौज ही है। फ़ौज से ज़्यादा मुनज़्ज़म इदारा कोई नहीं है, और जो आर्मी चीफ़ ने कह देना वो हो जाना है, चाहे वो पेशावर वाले हों, चाहे वो उकाड़ा वाले हों, कोई हों, तो आर्मी चीफ़ की ही चलनी है। वो बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन बाकी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो जो वहाँ का रिएक्शन है ना, वो सबसे अहम वो है। तो मोबाइल फ़ोन, वो शहबाज गिल ने दावा किया कि जी वो उनके मोबाइल फ़ोन थे खान साहब के, और खान साहब गए थे सियालकोट जलसा करने के लिए, तो एयरपोर्ट से उनके 2 फ़ोन गायब हो गए। अब समझ नहीं आया कि खान साहब एयरपोर्ट पे रख गए थे फ़ोन, जाते हुए जहाज़ में रख गए थे, जेब में डाल के ले गए थे। वो कहते हैं जलसा गाह में जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी कर लिए गए। तो इसका मतलब है खान साहब जलसा गाह जाते हुए 2 फ़ोन एयरपोर्ट पर कहीं रख गए थे। तो एयरपोर्ट पे जिस त्यारे से आए थे उस त्यारे में रख गए होंगे, तो वो त्यारे के लोग ज़िम्मेदार होंगे, या वो शहबाज गिल को पकड़ा गए थे, या किसी और को पकड़ा गए थे। किसी को तो उन्होंने हैंड ओवर किए होंगे ना, ये तो नहीं कि वो त्यारे में अपनी सीट पे रख गए, दरवाज़ा बंद किया और चले गए। इतना लापरवाह तो कोई हो नहीं सकता। और अगर उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो खास सब तो सीने से लगा के रखते होंगे, चाहे वो शर्ट के नीचे एक उन्होंने खुद कुछ जैकेट बनाई हो, उसमें असला ना हो, तो मोबाइल फ़ोन रख लें, तो नीचे एक जैकेट छुपा लें, तो कितना भी राजकीय हो तो फिर ये चोरी नहीं हो सकता। तो अब ये बहाना लगाना जी कि वो खान साहब ने नंबर ब्लॉक किए हुए थे, कोई ये तो चेक करने के लिए फ़ोन नहीं उठाएगा ना कि खान साहब ने नंबर ब्लॉक किए थे कि नहीं किए। और वीडियो का कि जी वीडियो जो खान साहब ने बनाई हुई वीडियो होगी, तो फिर और कोई वीडियो बना के अगर वो कहता जी मैंने किसी खुफिया मुकाम पे रख दी है, तो मोबाइल फ़ोन में क्यों रखेगा। तो ये इशारा है। ये इस किस्म की हरकतें कौन लोग करते हैं? इस किस्म की हरकतें आम लोग नहीं करते। कोई सी आम बंदे की खान साहब के त्यारे तक रसाई नहीं हो सकती। या तो उनकी पार्टी के लोग हैं, या पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं। ये मतलब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ हुआ कुछ नहीं है, सारा ड्रामा है। लेकिन इमरान सीरीज़ है ना, कहानी में सस्पेंस, थ्रिल तो होना चाहिए ना। तो थ्रिल ये है कि जनाब खान साहब ने एक वीडियो बनाई, उनके मोबाइल में थी, मोबाइल वो जहाज़ में बैठे, मोबाइल रखे सीट के ऊपर, खुद जलसे में चले गए। पीछे से जनाब वो एजेंसियों वालों ने कोई रूप बदला, कोई वेटर बन के आया, कोई वेटर्स बन के आई, उन्होंने मोबाइल जेब छुपाए और वो पायलट को कोई खाने में चीज़ मिला के दे के चली गई। तो कहानी तो ऐसे होती है ना। तो ऐसे उन्होंने किया होगा या कुछ और किया होगा, मिलती जुलती कोई चीज़ होगी, तो मोबाइल गायब हो गए। मोबाइल गायब होने की कहानी इसलिए घड़ी गई कि जी उसमें कुछ अहम चीज़ें थी, बड़ा अहम डेटा था, हसास दस्तावेज़ात थी, कोई वीडियोस थी, कोई दीगर मवाद था। ये बहुत और लोग कह रहे हैं ना, अगर खान साहब के मोबाइल वाकई किसी को मिल गए तो फिर तो ये सब कुछ मिल जाना चाहिए। यानी फिर तो पता लग जाना चाहिए कि खान साहब ने मस्जिद नबवी में जो, यानी हरमैन शरीफैन में जो कुछ किया या हुआ वो इनकी हिदायत पे हुआ। कोई रिकॉर्ड डेटा तो होगा ना, डेटा रिकवर भी हो जाता है, आप डिलीट भी कर दें। वीडियो अगर खान साहब ने वहाँ बनाई अपने मोबाइल पे बैठ के और वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी, तो वीडियो भी रिकवर हो जाएगी। हर वो चीज़ जो कि वीडियो पे आप बनाते हैं या मैसेजिंग करते हैं, वो डेटा रिकवर हो जाता है, चाहे आप उसको डिलीट भी कर दें तो वो रिकवर हो जाएगा। तो अल्लाह करे वो रिकवर हो जाए, ताकि हमें पता चले कि क्या कहानी है क्या नहीं है, और उनका भी वहम दूर हो जाए जो ये समझते हैं कि जी उनका नाम खान साहब ने लिया होगा। अगर उनका नाम नहीं लिया होगा तो फिर खान साहब वो पै जाएंगे, और अगर नाम लिया होगा तो वो फिर खान साहब के पैरी पै जाएंगे। तो यही हो सकता है ना। अब कहने वाले क्या, अब खास अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, सिक्योरिटी दे दे, सिक्योरिटी में अब वो प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, सिक्योरिटी तो मांग नहीं रहे। मैं कह चुका हूँ, जो हुकूमत ने बताया वो कहते हैं जी कि इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, KPK पुलिस के 36 और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार ये सारे खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं। यानी खान साहब की सिक्योरिटी वो है जो उनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए थी, उससे कम नहीं है। और फिर जब वो मूवमेंट करते हैं तो ये सारे एहलकार उनके साथ जाते हैं, रेंजर की गाड़ियाँ भी होती हैं। हाँ साहब अगर हेलीकॉप्टर पे भी जाएँ तो उनकी सिक्योरिटी पहले एयरपोर्ट पर पहुंचती है बाय रोड,
और फिर उनको रिसीव किया जाता है। KPK में तो उनको पूरी हुकूमत सिक्योरिटी देती है। स्वाबी में उन्होंने जलसा किया और KPK में उनका क्राउड अच्छा होता है, तो उन्होंने स्वाबी के जलसे में खान साहब ने कोई नई बात नहीं की। अब उनकी जो है इमरान सीरीज़, ज़ाहिर है इससे पहले जब मोबाइल फ़ोन वाली बात हो गई तो जलसे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, और जलसे में भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मेरे 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं। जलसे में उन्होंने सब वो बातें की जो कि वो पख्तूनों से बात करते हैं, अमेरिका, ड्रोन हमले, दहशतगर्दी, और पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, अमेरिका ने कभी इतराफ़ नहीं किया, हमारे मदरसों में बच्चे मारे गए। वो समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इन मामलात में टची हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलता है और पख्तून उनके रिश्तेदार इधर भी हैं उधर भी हैं, तो उनके लिए बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। दहशतगर्दी का मामला, अमेरिका के अटैक्स का मामला और अमेरिकी अड्डों का मामला, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका को मालूम था खान अड्डे नहीं देगा, और हमने फिर अड्डे नहीं दिए, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह दिया तो फिर हमारे ख़िलाफ़ हो गया। तो वहाँ वो बेच रहे अमेरिका, वहाँ वो कोई और बात, उन्होंने को फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी किस्म की और शुदरी नहीं छोड़ी। पंजाब में आकर उन्होंने वो छोड़ते हैं, अटैक करते हैं, और सिंध में भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो ये उनकी जो डबल स्ट्रेटजी है खान साहब की, यानी उन्होंने ना लाहौर के जलसे में ये गुफ्तगू की, ना फैसलाबाद की, ना सियालकोट में कि पाकिस्तान पर 400 ड्रोन मारे गए और इतने लोग मारे गए। तो वो ये बातें वो पख्तून हमारे भाइयों के लिए रखते हैं, और तो जैसा देश वैसा बेस, वो अकॉर्डिंगली हर ऑडियंस को एग्जैक्टली वो पकड़ते हैं और बात करते हैं। तो उनके स्वाबी के जलसे में कोई नई बात नहीं थी, और वो जलसा उनके दीगर जलसों के मुकाबले में फीका इसलिए कहा जा सकता है कि खान साहब के बयानात के हवाले से वो फीका था, बाकी जलसा ठीक था। अब एक तो कौमी असम्बली में आज इंकशाफ किया गया, उसमें बात करेंगे कि वो क्या मामला है, और एक उस्मान बुज़दार के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि फराह गोगी और उनके शोहर को इमरान खान ने फ़रार कराया, और उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन के हम तहक़ीक़ात करने जा रहे हैं, और इस हवाले से हमने महकमा एंटी करप्शन से रजू कर लिया है। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल बताई कि किस तरह उस्मान बुज़दार साहब ने तौसा में ज़मीन ख़रीदी हुई है, उनका घर कोई 70-80 करोड़ का बन रहा है, और उनके पास जब वो वज़ीर आला बने थे तो उनके सासे को 30-40 करोड़ थे, लेकिन अब वो अरबों में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और दूसरा और भी लोग जो पंजाब में करप्शन में मुलव्वस थे, जिनमें फराह गोगी और उनके शौहर थे, ये सब शामिल हैं। उन्होंने कहा जी फराह गोगी ने बुशरा बीबी के ज़रिए पंजाब पर हुकूमत की, और 2019 में एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट कराया, और ये एमनेस्टी स्कीम सिर्फ फराह गोगी और उनके शौहर के लिए थी, और इसके ज़रिए उनकी करप्शन छुपाई गई। तो हम इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं एंटी करप्शन में, यानी अब मुकदमे कायम होंगे, और हुकूमत जो कि फ़ैसला करके वो आए थे लंदन से कि करप्शन के मामला को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और जो कुछ भी है वो किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि बरतानवी हुकूमत ने रिकॉर्ड न मिलने पर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन पर जुर्माना किया था, और उनके 150 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भिजवाए थे, और 150 मिलियन पाउंड जो है वो रियासत के अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा जी कि बरतानिया से आई रकम जो है वो बिजनेसमैन को वापस की गई, और बदले में उस शख्सियत ने इमरान खान साहब को नवाजा, और बिजनेसमैन की जानिब से 450 कनाल ज़मीन और नकदी दी गई। उन्होंने कहा कि ये वो सारा मामला है। अब जो जिक्र कर रहे हैं बगैर नाम लिए, वो ले रहे हैं जो बड़े बिजनेस टाइकून है, और वो बैरियर टाउन के मालिक है मलिक रियाज, ये उनका नाम ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का जो क्लेम है इसमें बुनियादी तौर पर, जो हम समझते थे कि बाहर से पैसा आया और पैसा सिंध गवर्नमेंट को नहीं किया जिसको जाना चाहिए था, वो हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिया किसी और काम में, लेकिन वो कहते हैं रियासत के अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ। ये तकरीबन 45 अरब रुपया बनता है, तो उसके एवज़ इनको 450 कनाल वो ज़मीन दी गई अब्दुल कादिर रूहानियत यूनिवर्सिटी के लिए, और वो यूनिवर्सिटी बनी नहीं, और उस यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ का यानी उसके लिए फ़ंड भी उसको दे दिया गया। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में इस केस का फ़ैसला होने वाला है, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी में केस हमने भेजा है, इसका फ़ैसला हो जाएगा। यानी ये मामला भी हुकूमत टेकअप कर रही है कि खान साहब ने जो बाहर से पैसे मंगाए वो देकर उसके बदले जो मरात ली वो इल्लीगल है। तो कंक्लूड करते हैं जी कि अब इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत ने फ़ैसले करने हैं,
और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ट्रैप हो गई, किसी हद तक लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ट्रैप किया गया, उसको फांसा गया और इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर उसको उस मामले में फंसाया कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो वाइप आउट हो जाए और वो उनके गले में हुकूमत का डोल डाल दिया जाए और मुश्किल फ़ैसले करें, अवाम में अनपॉपुलर हो जाए। तो इसको हुकूमत बाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो मेरी अभी तक मैं इसके ऊपर अभी डाउटफुल है कि इस हुकूमत को जानबूझकर से फंसाया गया। जो बहुत से ज़राए वो कहते हैं कि मामला ये नहीं है, ये हुकूमत को फंसाने वाली कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन ये हाँ सब की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हुए हैं। और वो जो प्लान कहते हैं ना कि आप कुछ सोचते हैं फिर जिसने तकदीर लिखी है वो कुछ और सोच रहा होता है, तो ये कहानी वैसे चेंज हुई है।